फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट विल बी द सेकेंडरी वोल्टेज एट नो लोड इफ द प्राइमरी ऑफ अ 5 केवीए 220 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर को फीड करते हैं हम लोग 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई से, और दूसरे केस में बोलता है 220 वोल्ट की डीसी से। ठीक, बिल्कुल सिंपल सा ऑर्डिनरी वैरायटी का सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर पूछे जाएं तो इसको कैसे डील करेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो देखिए, सबसे फर्स्ट थिंग ये है, सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर पूछा आपको, ठीक है, बोलता है व्हाट विल बी द सेकेंडरी वोल्टेज एट नो लोड कंडीशन पूछ रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले जितना डेटा आइडेंटिफाई हो सकता है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और लेट्स सी कि इसको कैसे डील करेंगे आप। ठीक है, ये सवाल आ चुका है अपने स्क्रीन पर। आई होप ये आप सबको मस्त से विजिबल होगा। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द गिवन डेटा। तो आपके पास गिवन डेटा क्या क्या है? आपको यहां से डेटा गिवन है नो लोड प्राइमरी ऑफ अ 5 केवी। ये 5 केवी क्या चीज है? ये इसकी रेटिंग गिवन है आपको। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी गिवन है? रेटिंग इज गिवन एज 5 केवीए। समझ जाएंगे हम लोग, बहुत बढ़िया। चलिए 220 और 110 वोल्ट के बारे में बताया हुआ है, मतलब 220 वोल्ट प्राइमरी साइड का पोटेंशियल है, 110 वोल्ट आपका सेकेंडरी का पोटेंशियल हो सकता है। तो इसका मतलब आपको E1 E2 की वैल्यू गिवन है। ट्रांसफार्मर का नेचर कैसा दिख रहा है? स्टेप डाउन। E2 की वैल्यू 110 वोल्ट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमको कितना बता दिया? 50 हर्ट्ज। अब सपोज कर लीजिए कि आप इसको 110 वोल्ट दे रहे हैं प्राइमरी में। ठीक है, अब प्राइमरी में अगर 110 वोल्ट दिया जाए तो इस कंडीशन में सेकेंडरी कितना देगा, ये ऐसा कुछ पूछता है आपको। बहुत सिंपल सा डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। तो अब चलिए देखते हैं। टू फाइंड, मतलब आपको सेकंड, मतलब फर्स्ट वाले पोर्शन में बोलता है कि अगर E1 110 वोल्ट दे दूं इसी ट्रांसफार्मर को, तो बताइए कि आउटपुट में क्या क्या देगा ये। देन द वैल्यू ऑफ E2 इन द आउटपुट विल बी हाउ मच। सेकंड वाले केस को तो चलो कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, आपको पता है 220 वोल्ट है, डीसी बोलता है, तो डीसी सप्लाई तो हम देते ही नहीं ट्रांसफार्मर को, तो डीसी सप्लाई पर जीरो ही मिलेगा आउटपुट में। तो मतलब कुल मिला के आपको खाली फर्स्ट के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको समझते हैं। तो भाई हमको नो लोड की कंडीशन पे बोला हुआ है ना, ये देखिए कितने पे बोला है? नो लोड कंडीशन पे बोला है कि प्राइमरी इतना केवी का। नो लोड कंडीशन मतलब लॉसेस आपके एकदम मिनिमम हो गए वहां पे। नो लोड कंडीशन का केस जैसे ही आपको दिया, लॉसेस हैव बिकम मिनिमम। ठीक, तो हमको ये पता है, हम लोगों ने एक्सप्रेशन बनाया हुआ है। कैसा एक्सप्रेशन? V2 बाई V1 इज इक्वल टू E2 बाई E1। ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। हमको किसकी वैल्यू चाहिए? हमको तो E2 की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? देन वी विल से E2 इज इक्वल टू V2 इंटू E1 अपॉन V1। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। E2 का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे E2 का एक्सप्रेशन ऐसा लिख सकते हैं। और हमको E2 चाहिए कि V2 चाहिए? भाई हमको ना V2 चाहिए, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सिंपल सा केस है। आपको सेकेंडरी वोल्टेज बोला है तो आप V2 की बात करिए। दिस इज इक्वल टू सेकेंडरी EMF इंटू V1 डिवाइडेड बाई E1। बस पुट कर दीजिए इसके अंदर, सारा डेटा आपके पास है। देखिए E1 E2 मैंने आपको बता दिया, V1 का केस आपको यहाँ दे रखा है। So we will say V2 is equals to E2 कितना है? 110। E1 कितना है आपके पास? E1 की वैल्यू 220 मल्टीप्लाइड विद V1 जो इस केस में आपको 110 वोल्ट देता है। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 11 2 22, 2 1 2 5 10, 11 10, 2 5 10, 55 वोल्ट्स। दिस इज द आंसर। सीधे हमारे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर 55 वोल्ट इज द सेकेंडरी पोटेंशियल, सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है, सेकंड वाले केस का आंसर आप क्या बताएंगे कि भाई डीसी में V2 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये ट्रांसफॉर्म ही नहीं करेगा। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। बेसिक सा क्वेश्चन कितने नंबर में पूछ सकता है? 2 नंबर या 4 नंबर, मैक्स टू मैक्स, उससे ऊपर नहीं पूछेगा ये। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक्स में पूछेगा, 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में। चलिए और देखते हैं इसके बाद और क्या क्वेश्चन आ सकता है इससे मिलता जुलता। छोटे मार्क्स में आपको ऐसा कुछ सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा मार्क्स इसी छोटे मार्क्स में ही देखिए तो और कैसा सवाल देखने को मिलेगा। लेट्स सी, सेकंड क्वेश्चन आया, चलिए इसको भी बोर्ड पर लेकर के चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। जल्दी जल्दी से फटाफट से क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, आराम से मत से देखते जाइएगा। कुछ एक क्वेश्चन को सॉल्व करके भी देखिएगा। क्वेश्चन में बोलता है इफ इट इज डिजायर्ड टू हैव अ मैक्सिमम फ्लक्स ऑफ 4.13। क्वेश्चन विजिबल है सभी को? चलिए देखते हैं फिर से। क्वेश्चन बोलता है इफ इट इज डिजायर्ड टू हैव अ मैक्सिमम फ्लक्स ऑफ 4.13 मिलीवेबर in a core of transformer operating at 110 volt 50 hertz to determine the required number of turns in its primary। एक सिंगल फॉर्मूला सिंगल लाइन क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व होगा आराम से। देखिए गिवन डेटा क्या क्या है आपको गिवन में पूछता है।
इट इज डिजायर्ड टू हैव अ मैक्सिमम फ्लक्स ऑफ 4.13 मिली वेबर, उतने का फ्लक्स हमको रिक्वायर्ड है, यानी फाई की वैल्यू आउटपुट में आपको कितनी चाहिए वो अभी बता रखा है। ट्रांसफार्मर ऑपरेट कितने पर कर रहा है, आपको ऑपरेटिंग एट 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 110 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे आपका ट्रांसफार्मर जो है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, चलिए परफेक्ट है। तो आपको ईएमएफ की वैल्यू जो है वो कितनी गिवन है, 110 वोल्ट्स। आपको फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, आपको फाई की वैल्यू कितनी रिक्वायर्ड है, 4.13, 10 का पावर -3 वेबर। ठीक है, डिटरमाइन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कुछ देखा देखा लग रहा है ये वाला केस। आपको एन की वैल्यू पूछा है, कितना नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग रखेंगे उसके प्राइमरी में। बिल्कुल सिंपल है ये फॉर्मूला, देखते ही आपको ये जितना डेटा है इसको बस आप विजुअलाइज करिए, आपको समझ आ जाएगा कौन से फॉर्मूले से बनना है। ईएमएफ का फॉर्मूला 4.44 इंटू एफ इंटू फाई एम इंटू एन, एफ फाई एम इंटू एन या एफ फाई एन के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, कि मैक्सिमम फ्लक्स कितना, तो भाई फाई एम ही रहने दीजिए, फाई एम इंटू एन के फॉर्म में। तो मुझको एन की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं लिखूंगा ई अपॉन 4.44 इंटू एफ इंटू फाई एम। बना लेंगे इसके आगे आप लोग, पूरा डेटा गिवन है, ई का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है, पुट कर दीजिए इसको सीधे सीधे। 110 डिवाइडेड बाई 4.44 इंटू 50 इंटू फाई एम, यानी कि 4.13, 10 का पावर -3। इतने को आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10 का -3 ऊपर प्लस में चला जाएगा, 4 4 16, 16 इंटू 5, आपको लगभग 120 के आसपास मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 120 मिलेगा। कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंगल लाइन क्वेश्चन से ये सब 2 मार्क्स के सवाल में आपको पूछता है। छोटा क्वेश्चन जब बनता है ट्रांसफॉर्मर से न्यूमेरिकल का तो ऐसा ही बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को रीड करिए। इसमें से मेरे बताने से पहले आप लोग खुद से कितना डेटा ढूंढ पाए हैं वो लिख लीजिए कॉपी में। मैं बताऊं उससे पहले आप लोग कितना प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कितना डेटा इसमें से आप ढूंढ पा रहे हैं, ये करना जरूरी। ठीक है, तो ये चीज एक बार करके रखिए, फिर इसके आगे से मैं बताता हूं। चलिए इस क्वेश्चन को यहां पर पेस्ट कर दिया मैंने, आई गेस कि आप लोग को ये विजिबल हो गया है सवाल। क्वेश्चन में बोलता है सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है जो कि यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी अब बता दिया इस बार। पावर फैक्टर यूनिटी है यानी कि 1, एफिशिएंसी बता दिया पहले से कि 90% है, किस पर, हाफ लोड पर एंड फुल लोड पर, कितने के, 1 किलोवाट के। ठीक है, अब आपको बोलता है नाउ कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर एट 70% ऑफ द फुल लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर। 70% ऑफ द फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर। क्या डेटा समझ में आ गया, क्या क्या दिया हुआ है? देखिए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, चलिए पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं ताकि हमको एक आइडिया लग जाए कि फॉर्मूला आगे क्या यूज कर पाएंगे हम लोग। जैसा गिवन डेटा होगा उसी के हिसाब से हम लोग फॉर्मूला जो है वो पुट कर पाएंगे। क्या इसमें से आप केवीए रेटिंग ढूंढ पाए कहीं पे? क्या इसमें से केवीए रेटिंग जो है, केवीए रेटिंग वाला पार्ट या रेटिंग वाला कुछ पोर्शन अपने को दिख रहा है क्या इस पूरे क्वेश्चन के अंदर से? इस क्वेश्चन के अंदर केवीए रेटिंग कितनी होगी? इस क्वेश्चन के अंदर आपको केवीए रेटिंग जो मिल रही है दैट इज 1। अच्छा, और देखें इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है। आपको एफिशिएंसी 2 फॉर्म में दिया हुआ है ना। एफिशिएंसी एट फुल लोड कितने का दिया हुआ है? 90%। ठीक, और आपको सेकंड केस में बोला एफिशिएंसी एट हाफ फुल लोड, एफिशिएंसी एट हाफ फुल लोड, ये कितने परसेंट का दिया हुआ है? 70% का दिया है। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर एट 70% द फुल लोड। अच्छा, ये पूछा है आपको। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ 90% एट हाफ लोड एंड फुल लोड। अच्छा, फुल लोड पे भी इतना है और हाफ लोड पर भी 90% है। आपको पूछा है कि इसको हटा के 70% लोड पर एफिशिएंसी कितनी होगी। ठीक है, चलो तो हाफ लोड और फुल लोड दोनों को कंडीशन दे दिया। पावर फैक्टर भी गिवन है क्या क्वेश्चन में? यूनिटी बोल दिया है, cos फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जानी चाहिए। ठीक है, एट यूनिटी पावर फैक्टर। ओके, आउटपुट एट फुल लोड, फुल लोड का आउटपुट है कितना? 1 किलोवाट। चलिए इतना डेटा आपके पास है, अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे तरीका सोचिए। देखिए हम लोगों को एक, हमारे पास देखिए जब जब एफिशिएंसी का कैलकुलेशन करेंगे ना, एक ही फॉर्मूला है जो एकदम स्टैंडर्ड है, जो फिक्स है, जो हर केस में आपको यूज करना है, वो है एफिशिएंसी परसेंटेज। ठीक है, फुल लोड के केस में ये कैसा हो जाएगा? x टाइम्स ऑफ केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। बार बार आप इस फॉर्मूले को अगर लिखते हैं तो ग्रेजुअली आपको ये याद हो जाता है।
आपके माइंड में एकदम फिक्स हो जाता है, आपको सोचना नहीं पड़ता है, दिमाग में एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा एग्जाम के समय में, और कोई डेटा छूटेगा भी नहीं। कई बार बच्चे एक्स छोड़ देते हैं, वह चला लोडिंग ही नहीं शो किए, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो आप लिखेंगे एक्स टाइम्स ऑफ अगेन केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इनटू cos 5 पावर फैक्टर प्लस WI प्लस एक्स स्क्वायर कॉपर लॉस फुल लोड का, ठीक है, इनटू 100। इसकी वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 90%। इसी चीज़ की वैल्यू आपको कितनी गिवन है यहाँ पर 90%, ठीक है। तो ये फुल लोड का कंडीशन है, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि ये एट एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ईटा फुल लोड जो है ये मेरे पास 90% आ जाएगा। 100 हटा दूंगा तो यहाँ पर जो 0.09 वाला जो केस है वो मैं लिख सकता हूँ, 0.9 वाला जो केस है वो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर जितनी वैल्यू है हमारे पास एटलीस्ट उसको पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू 1 है, केवी रेटिंग मैंने आपको बताया 1 है, cos 5 की वैल्यू ये भी 1 है। पुट करते हैं सारा डेटा, ठीक है, देखते हैं क्या क्या है अपने पास। तो एक्स की जगह पे मैंने लिख दिया 1, केवी रेटिंग पे लिख दिया 1, cos 5 पे लिख दिया 1, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ फिर से वही 1 1 1 प्लस, अब WI प्लस एक्स स्क्वायर WCU का क्या करूँ मैं? WI प्लस एक्स स्क्वायर WCU का क्या करें हम लोग? कुछ नहीं कर सकते हैं इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। WI एक्स स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस WCU इंटू 100 इज इक्वल्स टू 90, इंटू 100 कर देंगे तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 90, ठीक है। तो मतलब इसको मैं 1 बना देता हूँ, और ये डेटा मेरे पास कितना हो गया? ये डेटा जो है सपोज कर लीजिए ये 0.9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 1 प्लस के फॉर्म में। देखिए यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 0.9, इसको उधर भेज दूंगा मैं, तो हो जाएगा 0.9 इंटू 1 प्लस WI प्लस WCU, ठीक है। चलिए इसको रिजॉल्व कर लीजिएगा प्रॉपर, हाँ जी, और ये हो गया इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा इस पूरे के पूरे इक्वेशन के साथ। तो 0.9 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा यहाँ 0.9, फिर 0.9 इसमें कॉमन निकाल के अगर मैं बाहर कर दूं तो मेरे पास बचेगा 1 में से 0.9 होगा तो 0.1 बचना चाहिए इधर पर, ठीक है। और WI प्लस WCU अलग है, WI प्लस WCU इज इक्वल्स टू 0.1 इज इक्वल्स टू 0.1, ठीक है। 9.9 को इस समय मल्टीप्लाई किया, उससे आया ये पूरा, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। लिख सकते हैं हम लोग इसको इस तरीके से, ठीक है। ये पूरा डेटा जो था ये मेरा 90% के आसपास था, आसपास नहीं 90 ही था, 90% का डेटा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 0.9 से इसको इक्वेट कर दिया, 100 को हटा के 100 से डिवाइड कर दिया इसको। ये समझ गए ना यहाँ तक का पोर्शन? तो अब एक काम करते हैं, इसके आगे ये सॉल्व हो नहीं रहा है तो इसको रोक देते हैं यहीं पर, इसको एक इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं। अब सेम यही केस आपको हाफ लोड के लिए भी करना है, ठीक है। हाफ फुल लोड के लिए भी एग्जैक्टली ऐसे ही करने बोला आपको। चलो सॉल्व करते हैं। हम लोग लिखेंगे अब इसके आगे फॉर हाफ लोड या हाफ फुल लोड। हाफ फुल लोड मतलब x की वैल्यू 1/2 दैट इज 0.5, ये तो तय है। तो इसका मतलब फिर से आप लिखेंगे परसेंटेज एफिशिएंसी एट हाफ फुल लोड यानी 90% इज इक्वल्स टू x मतलब 1/2 टाइम्स ऑफ 1 इंटू 1, पावर फैक्टर तो 1 ही है। सेकेंड केस में फिर से हो जाएगा डिनोमिनेटर में हाफ इंटू 1 प्लस WI प्लस हाफ का स्क्वायर इंटू WCU, ठीक है। और ये पूरा डेटा किसके बराबर है? ये 0.9 के बराबर है। अभी भी फिर से आपके पास यहाँ पर क्या डेटा है? यहाँ पर फिर से आपके पास 0.9 है। अब ये ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, मतलब 0.25 की जगह 0.5 की जगह 0.25 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऊपर आ गया आपके पास हाफ, नीचे आ गया डिवाइडेड बाई हाफ प्लस WI प्लस 0.25 टाइम्स WCU। इन सबको भी चाहो तो पॉइंट में आप लिख सकते हो, कैलकुलेशन वैसे भी आपको कैलसी से करना है तो इजी रहेगा। इसको आप लिखेंगे 0.5 और ऊपर भी है 0.5, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0.9। 0.9 इसीलिए क्योंकि इस केस पे भी आपको डेटा सेम ही दिया हुआ है, ठीक है। आपके डेटा में यहाँ पर कोई चेंज नहीं है ना, आपको फिर से यही बोला है कि इस लोड के कंडीशन पर भी आपका जो वो होगा एफिशिएंसी होगा वो 90% ही है, तो डिट्टो सेम डेटा आप पुट करेंगे यहाँ पर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका कुछ डेटा जो है वो यहाँ से भी सॉल्व होकर के आएगा, कुछ डेटा जो है वो इधर से भी सॉल्व होकर के आएगा, ठीक है। तो 0.5 है, इसको उधर भेज देंगे हम लोग, 0.9 से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी 0.5। तो डिवाइड कर देते हैं हम लोग,
एक मिनट, 0.9 डिवाइड बाई 0.5, दिस डेटा इज 1.8। अब 1.8 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1.8 इंटू 0.5 प्लस WI प्लस 0.25 WCU। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 0.5, ये आ गया मेरे पास 0.9 प्लस 1.8 टाइम्स ऑफ WI प्लस 1.8 इंटू 0.25, ये हो गया 0.45 WCU इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस टाइप से इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो किस तरीके का डेटा जो है वो यहाँ पे बनेगा, ये एक बार आप जरूर से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसका डेटा जो है वो किस टाइप का बन रहा है। ये कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इसको भूलिएगा मत। तो ईटा की वैल्यू आपको गिवन थी वहाँ पे, और उसके रिस्पेक्ट में आप पूरे के पूरे इसको सिंप्लीफाई करिएगा। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन जो है इसको एक साथ में लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना आ जाए। इसको ऐसे अलग अलग स्टेप पे लिखूंगा तो कन्फ्यूज़न जाएगा। रुको, सीधे सीधे इसको मैं लिखता हूँ यहाँ से। ठीक है, 0.5 का एक्सप्रेशन तो है ही ऊपर, और ये हो जाएगा 0.9 ब्रैकेट में 0.5 प्लस WI प्लस 0.25 टाइम्स ऑफ WCU। ठीक है, ये एक्सप्रेशन यहाँ से बन गया, और इक्वल टू के उस तरफ आपके पास क्या चीज़ है, इक्वल टू के उस तरफ आपके पास है 0.5। ऐसा कर लो, ये ज़्यादा ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ से कॉमन लेकर के इसको अगर सिंप्लीफाई कर दें तो ये डिवाइड में आ गया और बच गया, माइनस हो जाएगा इसमें से 0.5। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो मुझे दिखता है, इसका फाइनल एक्सप्रेशन जो है एक बार आप सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ आपके लिए। इसको आप देखेंगे, दिस विल बी WI प्लस ये 0.25 था, ये सिंप्लीफाई और कहीं नहीं होगा तो 0.25 का 25 ही रहेगा। WI प्लस 0.25 ऑफ WCU, ये डेटा आ जाएगा इसमें से। जब मैं माइनस करूंगा, एक सेकेंड, 0.5 डिवाइड बाई 0.9, 0.555 है ना, और इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 0.05, 0.055 या 0.05 जो है, ये डेटा मेरा यहाँ पर आ रहा है। एक बार आप इसको चेक करिएगा, एग्जैक्टली सेम डेटा यही आएगा आपका भी। अगर ये एक्सप्रेशन आ रहा है तो इसको मैं बना देता हूँ मेरा सेकंड एक्सप्रेशन। तो मैंने क्या किया, मेरे क्वेश्चन में फुल लोड का कंडीशन दिया था, फॉर्मूले में पुट करके निकाल दिया। आयरन लॉस और कॉपर लॉस के टर्म में ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। ठीक है, फिर दूसरे केस में मेरे क्वेश्चन में हाफ फुल लोड का दिया था, परसेंटेज एफिशिएंसी भी दिया था, उसके रिस्पेक्ट में मैंने निकाला तो ये डेटा आ गया। ऐसे दो एक्सप्रेशन है ना। अब चलिए दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। आप कैलसी में पुट करके सीधे सीधे सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं। देखिए आपके पास फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। कैलसी के इक्वेशन वाले टर्म पे मैं जाता हूं, आप डायरेक्टली ऐसे मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं, सीधे कैलसी में पुट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 1 0.1 ये मैंने पुट कर दिया, और सेकंड केस में मैं पुट करूंगा, देखिए यहाँ पे पुट करूंगा 1, इधर हो जाएगा 0.25, और लास्ट वाले में हो जाएगा 0.05। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आपके पास क्या क्या वैल्यू आएगी। पहली 1/30 आ रही है, तो मतलब WI का एक्सप्रेशन आपके पास है 0.033, और WCU का एक्सप्रेशन जो है 1/15, इसका मतलब 0.066, सब किलोवाट्स के फॉर्म में आ गए आपके पास। देखिएगा एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन आएगा। तो 0.033 किलोवाट, 0.066 किलोवाट्स, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से ये फाइनल एक्सप्रेशन आया। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, चलिए क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो अभी हम लोगों ने किया। अब आगे का क्वेश्चन बन जाएगा। आपको बोलता है कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर एट 70% ऑफ फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर अभी भी बोला है, लेकिन लोड कितना बोला है, 70% बोला है ना। तो आपके पास WI और WC का एक्सप्रेशन तो आ गया है, बस इसको 70% के लिए कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसी को आप 70% के लिए कैलकुलेशन करिए, कैसे बनेगा देखिएगा। 70% बोला मतलब x की वैल्यू समझ गए आप कितनी होगी। इस बार x की वैल्यू आपके पास होगी 0.7। ठीक है, इस बार x का एक्सप्रेशन कैसे आएगा, 0.7, 70% लोडिंग के लिए। तो परसेंटेज एफिशिएंसी जो है वो आप लिखेंगे 0.7 इंटू 1। तो 1 क्यों, केवीए रेटिंग याद करिएगा। ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर है तो फिर से 1, दिस होल वैल्यू डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाई अगेन 0.7 इंटू 1 इंटू फिर से एक बार 1 प्लस डब्ल्यू आई का वैल्यू इस बार तो है आपके पास, कितना है 0.033 प्लस एक्स का स्क्वायर यानी 0.7 का स्क्वायर इंटू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 0.066 या 67, जितना भी एक बार चेक कर लीजिएगा आप, 0.066 है। ओके, ये पुट कर दीजिए इंटू 100, परसेंटेज एफिशिएंसी है तो इंटू 100 भी कर लेंगे लास्ट में, कंप्लीट हो जाएगा आपका क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल 100% आपका सही आंसर आएगा इसके अंदर से। सॉल्व करते हैं चलो। तो कैल्सी को नॉर्मल मोड में ले आया मैं, हाँ जी। अब इसके बाद लिखते हैं 0.7 इंटू, सब तो 1 है ना, तो सीधे नीचे चलते हैं, 0.7 प्लस 0.033 प्लस 0.7 का स्क्वायर इंटू 0.066, ये आ गया 91.4। देखिए एफिशिएंसी परसेंटेज मेरे पास आएगा 91.4% एंड दिस इज द केस ऑफ माय कंप्लीट एफिशिएंसी। इस केस में 70% लोडिंग पर इतनी एफिशिएंसी दे रहा होगा हमारा सिस्टम जो होगा, ट्रांसफार्मर जो होगा वो ऐसा एफिशिएंसी दे रहा है 91.4 का। तो बताइए इस टाइप के क्वेश्चन भी बना लेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा अलग था, पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट था ये वाला सवाल, बनाने का तरीका सेम, बनाने के तरीके में जो मैंने फार्मूला यूज़ किया वो पूरा वही फार्मूला है, बस आपको कहाँ पर टेक्निक लगानी है, कहाँ पर उस फार्मूले में किस डेटा को निकालना है वो सोचना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे जैसे इस क्वेश्चन को रिव्यू करिए, देखिए आपको सबसे पहला काम क्या करना था, आपको आइडेंटिफाई करना था क्वेश्चन में क्या दिया और क्या पूछा है। जैसे पावर फैक्टर बता दिया आपको यहाँ पर, यूनिटी पावर फैक्टर सिंगल फेज का, एफिशिएंसी इसकी 90% की, हाफ लोड फुल लोड सबके लिए 1 किलोवाट, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, इसको तो बाद में देखेंगे, पहले सिर्फ यहीं तक देखिए। आपको यहाँ से केवीए मिल गई, आपको पावर फैक्टर मिल गई, यहाँ से एफिशिएंसी की 2 कंडीशंस आपको मिल गई, लेकिन कहीं पे भी ना आयरन लॉस दिया ना कॉपर लॉस दिया। तो हमको समझ में आ गया कि बिना आयरन लॉस और बिना कॉपर लॉस के ये आखिरी जो केस दिया है क्वेश्चन का कि भाई ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बताओ 70% फुल लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर, बिना आयरन लॉस और कॉपर लॉस के ये कैसे निकालेंगे हम लोग, तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा मेन फोकस किस पे आ गया कि अब हमको सर आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस ये 2 चीजें पता करनी है इतने डेटा के हेल्प से, ठीक है। तो टारगेट मिल गया आपको कि ये करना है। अब आप देखिए फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला तो एक ही स्टैंडर्ड आपके पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला, x इंटू केवीए इंटू पावर फैक्टर cos 5 डिवाइड बाई अगेन x इंटू केवीए रेटिंग इंटू cos 5 प्लस WI प्लस एक्स स्क्वायर WCO इंटू 100। यही आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, घुमा फिरा के इसी से ही सॉल्व हुआ पूरा का पूरा क्वेश्चन एट द एंड, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, अब फिर से एक अलग फॉर्मेट का क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे आप बनाएंगे इस चीज को। इस बार कोशिश करिएगा आप लोग पहले से अप्रोच करने का। थर्ड क्वेश्चन, कभी कभी आप क्वेश्चन देखेंगे ऐसे फॉर्मेट में आपको गिवन रहेगा, ऐसे कोई वोल्टेज आपको ऐसे स्लैश करके ऑब्लिक करके ऐसा गिवन रहेगा, ठीक है। पहचानने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है। जब तक मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ दूसरे पेज पे, आप लोग कोशिश करिए आइडेंटिफाई करने का, गिवन डेटा एटलीस्ट लिख लीजिए कॉपी में कि क्या क्या दिया हुआ है सवाल में। ये 3 बहुत बेसिक से फॉर्मेट्स हैं जिसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ये 3 एकदम बेसिक फॉर्मेट्स है कि या तो आपको ऐसे वोल्टेज रेटिंग दिया होगा प्राइमरी सेकेंडरी के फॉर्म में, या आपको सीधे एफिशिएंसी का डेटा दे देगा कि परसेंटेज एफिशिएंसी इतनी है, लोडिंग का थोड़ा बहुत केस बता देगा, और एक किसी और लोड पे आपको पूछेगा कि इतनी % लोडिंग पे बताओ क्या आंसर होगा। और एक पहला वाला केस जो जनरल केस है जिसमें नॉर्मल सिर्फ एफिशिएंसी कैलकुलेशन पूछता है। तो ऐसे 3 केसेस का क्वेश्चन देता है नॉर्मल एग्जाम में। तो अगर आपको पूरी वैरायटी पता रहेगी ना कि कितने वैरायटी में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप उन वैरायटी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपसे पेपर में भी बनेगा सवाल। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में अभी तक आपने आइडेंटिफाई क्या क्या किया है। यहाँ पर लिखा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ 500 kVA 6600 बाई 400 वोल्ट्स ट्रांसफॉर्मर। देखिए आपको एलवी और एचवी साइड की वैल्यू पता चल गई यहाँ से कि एचवी आपका कितना है, एलवी कितना है, कि 6600 जो है एचवी का हो गया, एलवी का हो गया आपके पास कितना 400 वोल्ट्स। अच्छा ठीक है, आपके पास गिवन डेटा क्या क्या है पहले आइडेंटिफाई करें। अभी तक लिख लिए होंगे आप लोग कॉपी में, मैं भी अब लिख देता हूँ यहाँ से। व्हाट आर द गिवन डेटा। गिवन में हमारे पास है सबसे पहले तो केवीए रेटिंग, बहुत काम की चीज़, इसको ढूंढते हैं। केवीए अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में 500 केवीए, लिख लिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद देखिए आपको वहाँ से वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ है, V1 V2 की रेटिंग आपको गिवन है। V1 प्राइमरी साइड वोल्टेज जो है वो मैं लिख लेता हूँ 6600, और V2 जो है वो दिया हुआ है 400 वोल्ट्स, ठीक है।
अब ट्रांसफार्मर हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ इतना एंड इतना ओम्स, कौन से फॉर्म में दिया आपको, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम के फॉर्म में दिया है, जिसमें आपको कि वो इसकी बेसिक रेजिस्टेंस के फॉर्म में बता रहा है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस कहाँ पे काम आएगा सोचिएगा, आपके पूरे एफिशिएंसी के फॉर्मूले को आंख बंद करके 2 सेकंड सोचिए। आप लिखते हैं एक्स लिखते हैं, फिर केवीए लिखते हैं, पावर फैक्टर लिखते हैं, फिर नीचे लिखते हैं आप एक्स केवीए पावर फैक्टर प्लस डब्ल्यू आई प्लस डब्ल्यू सी यू एक्स स्क्वायर डब्ल्यू सी यू, है ना। इस पूरे ड्यूरेशन में आर की जगह जरूरत कहाँ पे पड़ती है आपको सोचिए, इस पूरे ड्यूरेशन में आर की जरूरत पड़ती है कॉपर लॉस बताने के समय, आई स्क्वायर आर करके आप कॉपर लॉस बताते हो, ये भी एक तरीका होता है इसके अंदर। तो देखते हैं क्या इस क्वेश्चन के अंदर कॉपर लॉस दिया होगा तो नहीं जरूरत पड़ेगी। आयरन लॉस आपको दिया है, कॉपर लॉस कहीं नहीं दिया है, तो समझ गए आपको कि रेजिस्टेंस क्यों दिया हुआ है, रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्यों दिया है, ये अब आपको क्लियर हो चुका है ना कि इससे क्या पर्पज है, क्या निकालना है। प्राइमरी का केस और सेकेंडरी का केस दोनों के लिए रेजिस्टेंस आपको गिवन है। वाइंडिंग के केस में 0.4 ओम्स और 0.001 ओम्स, ऐसे दो केस में आपको रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है। आयरन लॉस कितना दिया है आपके पास, डब्ल्यू आई की वैल्यू है 3 किलोवाट्स, आयरन लॉस की वैल्यू 3 किलोवाट है। कॉपर लॉस हम लोग निकाल लेंगे इससे, देखिए वोल्टेज और केवीए है, केवीए मतलब एपरेंट पावर के फॉर्म में डेटा है, एपरेंट का एक्सप्रेशन होता है एस इज इक्वल टू वी आई। तो अगर मैं केवीए और वी का इस्तेमाल करूंगा तो आई तो वैसे ही मिल जाएगा मुझको, आई का एक्सप्रेशन वैसे ही मिल जाएगा। अब प्राइमरी साइड का कॉपर लॉस सेकेंडरी साइड का कॉपर लॉस दोनों को ऐड कर दूंगा, I1 स्क्वायर R1 I2 स्क्वायर R2, कंप्लीट क्वेश्चन। मतलब मेरे पास WCU की वैल्यू तो मिल जाएगी ना दोनों केसेस का, ठीक है। और उसके बाद देखिए कुछ और दिया है कि एडिशनली आपको बोलता है कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर एट फुल लोड, यानी एक्स की वैल्यू 1 लेकर के 0.8 का पावर फैक्टर लैगिंग। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही आप अपना आगे का अप्रोच प्लान कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन का डेटा अच्छे से समझ में आता है तो। आपको यहाँ से समझ में आ गया ना कि अप्रोच में अब मुझे बिना कॉपर लॉस निकाले काम नहीं बनेगा। तो कॉपर लॉस कैसे निकलेगा, I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2, प्राइमरी साइड कॉपर लॉस सेकेंडरी साइड कॉपर लॉस दोनों को ऐड कर दूंगा, टोटल कॉपर लॉस ऑफ द एंटायर सेक्शन ये मिल जाएगा। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि फुल लोड प्राइमरी करंट कितनी है, I1 चाहिए ना। सो फुल लोड प्राइमरी करंट I इज इक्वल टू, सबसे पहला काम तो ये करते हैं, देखिए केवीए है आपके पास, कितना केवीए है, मैं लिखूंगा I1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास केवीए है इनटू इसको 1000 के फॉर्म में रख लो आप, डिवाइडेड बाय V1। V1 तो दिया हुआ है क्वेश्चन में हमारे पास, ठीक है। V1 जो है वो क्वेश्चन में गिवन है हमको, तो उसका कोई टेंशन ही नहीं है, डायरेक्टली पुट करेंगे हम लोग। ऐसे ही सेम चीज़ आप I2 के लिए भी कर लीजिए। केवीए कितना है, केवीए 500 है, I1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 500 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V1। V1 कितना 6600, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 5000 अपॉन 66, ये रेट आ गया 75.75। किसकी वैल्यू, I1 की वैल्यू आई। ऐसे ही आपको पता है दूसरा भी I2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब इस पे लिखेंगे फुल लोड, नाउ अवर फुल लोड सेकेंडरी करंट, फुल लोड सेकेंडरी करंट, ठीक। चलो लेट्स सी, देखते हैं ये क्या बताता है। सेम तरीके से आप इसको भी सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे नाउ I2 इज इक्वल टू सेम केवीए रेटिंग इंटू 1000, बस इस बार डिवाइडेड बाई V2 करिएगा क्योंकि सेकेंडरी साइड वोल्टेज की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में V2 भी दिया हुआ है, तो केवीए रेटिंग है मतलब 500 इंटू 1000, और V2 की वैल्यू जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 400 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखिए V2 की वैल्यू 400 गिवन है, ठीक है। कर लें सॉल्व इसको भी, चलिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा मेरे पास 500 इंटू 1000, एक मिनट, 1000 डिवाइडेड बाई 400, ये आ गया मेरे पास 1250, कितना आ गया 1250, ठीक। तो I2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1250 एम्पियर्स, बहुत बड़ी वैल्यू की करंट है ये तो मतलब अच्छा इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या कि ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है कि स्टेप अप है। वैसे तो वोल्टेज देख के भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इससे भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, दोनों तरीकों से। वोल्टेज भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है, मतलब वोल्टेज को रिड्यूस कर रहा है, तो पक्के से करंट जो होगी सेकेंडरी साइड में बढ़ रही होगी, बहुत इंक्रीज हो रही होगी, जो कि दिख रहा है हमको अपने रीडिंग के अंदर, ठीक। तो दोनों डेटा आपके पास आ गया। अब आप बताइए कॉपर लॉस एट फुल लोड कितना होगा। इतनी दूर तक सॉल्व करने के बाद अब इस तरफ लिखते हैं इसके आगे, नाउ
द कॉपर लॉस एट फुल लोड, फुल लोड कॉपर लॉस कितना हो गया? तो WCU एट फुल लोड इज गिवन है, सेम फॉर्मूला I1 का स्क्वायर R1 प्लस I2 का स्क्वायर इंटू R2। अब पूरा एक साथ पुट कर देते हैं। देखिए सारा डेटा तो आ चुका है। I1 की वैल्यू कितनी आई? 75.75। तो दिस इज 75.75 का स्क्वायर इंटू R1 क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कितना दिया? रेजिस्टेंस 0.4 ओम्स। पुट कर दीजिए इसको 0.4 ओम्स, ठीक, प्लस I2 का स्क्वायर 1250 था, 1250, इसका स्क्वायर 1250 का स्क्वायर इंटू R2 की वैल्यू देखिए बहुत छोटी है, 0.001 है, 0.001, ठीक। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा WCU एट फुल लोड इज, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको जरा, एक साथ पुट करते हैं इसको यहाँ से। ये हो जाएगा 75.75 का स्क्वायर इंटू 0.4, ठीक है, और उसके बाद फिर प्लस फिर से 1250 का स्क्वायर इंटू 0.001। तो फाइनल डेटा मेरे पास आ रहा है 3857.72 वॉट्स। ध्यान दीजिएगा वॉट्स में आ रहा है कि किलोवाट में आ रहा है, ये मुझे बताइए। ये डेटा वॉट्स में आ रहा है कि किलोवाट में आ रहा है? तो आप नोटिस किए होंगे यहाँ पे मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब ये डेटा पूरा वॉट्स में आ रहा है, और मुझे ये सब जो लॉसेज है किस में बतानी चाहिए? किलोवाट में बतानी चाहिए। तो एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ ताकि एग्जैक्ट फॉर्मेट में डेटा पुट कर सकें। ये छोटी छोटी चीज़ें जिसका आपको ध्यान में रखना है। तो दिस शुड बी 3.857 किलोवाट्स, 1 2 3, या डिवाइडेड बाई 1000 कर दीजिएगा, तो 1 2 3, 3 पॉइंट्स के बाद या 3 प्लेसेस के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो 3.857 आप बोल सकते हो इसको। अब इसके आगे आप परसेंटेज एफिशिएंसी निकाल दीजिए। अब तो फॉर्मूला सेम है, आपको पता है। आखिरी स्टेप अब ये होगा कि अब आप यहाँ से परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड करेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला हुआ है लास्ट स्टेप में। नाउ द परसेंटेज एफिशिएंसी एट फुल लोड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, ठीक है। पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग या लीडिंग जो भी दिया होगा, लैगिंग ही दिया है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो इसके हिसाब से लिखेंगे। यूनिटी पावर फैक्टर है कि लैगिंग है वो एक बार बस चेक कर लीजिएगा। फुल लोड 0.8 पावर फैक्टर, ठीक है, इसके हिसाब से पूछा है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला परसेंटेज एफिशिएंसी का, दिस विल बी इक्वल टू अगेन x टाइम्स ऑफ केवी रेटिंग। तो x इस बार, अच्छा लोड जो है वो कैसा है? फुल लोड है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी। तो आप लिखेंगे 1 इंटू केवी रेटिंग, केवी रेटिंग मतलब 500, क्वेश्चन में जो गिवन है 500, इंटू पावर फैक्टर दैट इज 0.8। सारा का सारा डेटा एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बस ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि गिवन डेटा से क्या फाइंड करना है हमको, सबसे पहले अप्रोच कैसे करना है, बस ये क्लियर रहना चाहिए हमको, ठीक है। फिर ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन उतने डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हो। प्लस WI मतलब आयरन लॉस, आयरन लॉस का कंपोनेंट कहीं पे है? क्वेश्चन में ही दिया हुआ था आयरन लॉस, तो चलो देखते हैं, लिखा हुआ है ना 3 किलोवाट दिया हुआ है, ओके। सो प्लस 3 किलोवाट प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 रहेगा, एक्स स्क्वायर इंटू WCU की वैल्यू 3.857 एंड दिस होल वैल्यू इंटू 100 कर दीजिएगा, बन जाएगा इससे। चलो देखते हैं सही आंसर देता है कि नहीं। क्वेश्चन जो है इसका आंसर कितना आना चाहिए? इस पूरे क्वेश्चन का आंसर जो है वो 98.3 वगैरह के आसपास आना चाहिए। अब मैं ज़रा सॉल्व करके बताता हूँ आपको कि कितना आएगा। एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है ये। 1 इंटू 500 इंटू 0.8 और इसके बाद प्लस, चलो इसके आगे लिखते हैं प्लस 3 प्लस 3.857। ये डेटा देखिए एग्जैक्टली उतना ही आया जितना मैंने आपको बताया था। परसेंटेज एफिशिएंसी एट फुल लोड कंडीशन इज 98.314%। देखिएगा आप सॉल्व करके आंसर में आपके कोई वेरिएशन नहीं आएगा, एकदम टू द पॉइंट सही आंसर निकल के आएगा।
मान लीजिए आपको OCSC टेस्ट का सवाल देता है पेपर में, कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से बनने लग जाएगा आपसे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म ऑन अ 5 kVA इतना वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर गिव द फॉलोइंग रिजल्ट। कुछ ऐसा रिजल्ट आया OC टेस्ट का ऐसा LV साइड पर, और HV साइड का SC टेस्ट से ये रिजल्ट है। आपको बोलता है कैलकुलेट द परसेंटेज एफिशिएंसी एंड अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर एट फुल लोड 0.9 लैगिंग पावर फैक्टर। फुल लोड 0.9 लैगिंग पावर फैक्टर, कंडीशन ध्यान में रखिएगा। और चलिए दोनों टेस्ट के ऊपर बेस्ड डेटा का कैलकुलेशन कैसे होता है वो समझिएगा। बिल्कुल फिक्स कुछ डेटा है जो आपको मैं कैलकुलेट करवाऊंगा, और उसी फिक्स डेटा के हिसाब से आपका आंसर आना है। क्या क्या फिक्स डेटा है देखते जाइए ध्यान से। डेटा क्या है जिसके बेसिस पे आपका कैलकुलेशन होना है वो समझते हैं इसको। ठीक है, डन, कोई बात नहीं। तो ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ट्रांसफार्मर की रेटिंग आपको गिवन है कितनी, सोल्यूशन में देखते हैं ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी है। इसकी रेटिंग है 5 kVA की, बहुत बढ़िया। अब देखिए OCSC टेस्ट में प्राइमरी सेकेंडरी नहीं बोल सकते आप LV और HV बता सकते हैं। तो यहां पर आपके पास LV साइड का पोटेंशियल और HV का पोटेंशियल पता है कि कहां पे 220 है और दूसरा 400 है। तो LV साइड पे पता चल जाएगा आपको 220 और HV पे आपको दिख जाएगा 400 वोल्ट्स। ठीक है, ये उससे पता लगा सकते हैं। तो LV का पोटेंशियल, वोल्टेज ऑफ LV 220 वोल्ट्स, HV का पोटेंशियल कितना है, वो है आपके पास 400 वोल्ट्स। फ्रीक्वेंसी कितनी है, दैट इज 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब देखते हैं कि OC और SC से पहले बेसिक रिजल्ट क्या आपके पास होना चाहिए, उसको निकालते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एफिशिएंसी और VR निकालने के लिए फॉर्मूले में क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो पहले ये 2-3 डेटा जो है इसको समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग देखिए, रेटेड KVA मिल गया आपको, EMF ऑफ LV एंड EMF ऑफ HV, इतना भी आपको समझ आ गया यहां से। ठीक है, कोई E1 E2 के फॉर्म में मत लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा एग्जामिनेशन में। यहाँ पे आप हमेशा LV और HV के फॉर्म में लिखिएगा, उसी हिसाब से डेटा चाहिए। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास अवेलेबल डेटा है, अवेलेबल डेटा जिसको मैं OC और SC के हिसाब से अगर लिखूं तो वोल्टेज एट ओपन सर्किट 220 वोल्ट है। अच्छा, करंट एट ओपन सर्किट कितना है, 2 एम्पियर है। पावर एट ओपन सर्किट कंडीशन कितना है, 100 वॉट्स है। सिमिलरली अगर SC का डेटा मैं देखूं तो वोल्टेज एट शॉर्ट सर्किट मेरे पास है 40 वोल्ट, करंट एट शॉर्ट सर्किट जो है वो कितना है, 11.4 एम्पियर। पावर एट शॉर्ट सर्किट जो है वो मेरे पास है 200 वॉट्स के। इतना कंडीशन का डेटा मेरे पास अवेलेबल है पूरे के पूरे सिस्टम से। ठीक, अब एक काम करते हैं, कुछ पैरामीटर्स जो है वो हम लोग यहां से फाइंड करने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से पैरामीटर्स, जैसे सपोज कर लीजिए कि मुझे फुल लोड आउटपुट बताना है। क्या बताना है, फुल लोड आउटपुट। फुल लोड आउटपुट मेरे पास है 5 kVA का, मतलब 5000 VA। इतने का मेरे पास फुल लोड आउटपुट है, जो क्वेश्चन से ही निकाला मैंने और कहीं से नहीं। देखिए जिसको रेटिंग हम लोग बोल रहे हैं, ये पॉसिबल है इसको बता पाना। दूसरा, कोर लॉस के बारे में बताइए कितना है, कोर लॉस पावर। तो जो ओपन सर्किट के समय जो हमको पावर लॉस मिलता है वो पूरी तरह से कोर लॉस की वजह से मिलता है। तो ओपन सर्किट पावर लॉस जो है यही मेरा कोर लॉस पावर है। ठीक है, तो P ऑफ OC जो है विच इज 100 वॉट्स, यही मेरा फुल लोड कॉपर लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसी को मैं कॉपर लॉस की कंडीशन पर समझूंगा कि क्या चीज है। ठीक है, अब दूसरा, फुल लोड करंट रेफर्ड टू HV साइड कैसे बताएंगे आप, फुल लोड करंट रेफर्ड टू HV साइड, ये कैसे बताएंगे हम लोग। बिल्कुल सिंपल तरीका है, रेटिंग तो है आपके पास, रेटिंग कितनी है 5000 डिवाइडेड बाय पोटेंशियल कितना है आपके पास, वोल्टेज यहाँ का कितना है, SC पर कितना पोटेंशियल आपको दिख रहा है, 40 वोल्ट का पोटेंशियल दिख रहा है। 40 वोल्ट का यहाँ से मत देखिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम लोग यही गलती कर देते हैं, आपको यहाँ से देखना है HV साइड का पोटेंशियल। ठीक है, HV का पोटेंशियल 400 है आपके पास, सो इससे डिवाइड कर दीजिए। अब बचा आपके पास 50/4 यानी कि 25/2 यानी कि 12.5 एम्पियर। इतने की करंट आपके पास रेफर टू HV साइड जो है वो करंट आपके पास आ चुकी है, कौन सी, फुल लोड करंट। ठीक है भाई, तो इसी के हेल्प से
क्या आप फुल लोड कॉपर लॉस नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, यही करंट तो चाहिए थी हमको। अब हम लोग फाइंड करते हैं ना फुल लोड कॉपर लॉस, बट एक चीज अभी भी मिसिंग है, फुल लोड कॉपर लॉस। भाई फुल लोड कॉपर लॉस का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो ये जो मैंने करंट निकाला इसका स्क्वायर इनटू आर, लेकिन आर का वैल्यू है कहां पे? आर तो कहीं पे क्वेश्चन में दिया ही नहीं है हमारे पास। देखिए क्या क्या एक्सप्रेशन है हमारे पास। ये जो करंट हम लोगों ने निकाला 12.5, इसका स्क्वायर तो कर देंगे, लेकिन आर नॉट कहां से लेके आएंगे? वो भी रेफर टू एच वी साइड। आर नॉट रेफर टू एच वी साइड जो है वो कहां से मिलेगा हमको? वो तो यहाँ पर है ही नहीं, है ना। इसको कौन सा रेजिस्टेंस आप बोलोगे? इसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलोगे रेफर टू द एच वी साइड? ये तो नहीं अवेलेबल है, इसको कैसे निकालें? चलिए इसको अभी यहीं पे होल्ड पे रखते हैं, पहले इसी को फाइंड कर लेते हैं। तो आर नॉट की वैल्यू रेफर टू एच वी साइड, ये कैसे निकल के आएगी? इसका कोई तरीका? तो भाई इसका तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। इसका जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल सा है कि आपके पास शॉर्ट सर्किट का पावर तो है ना, करंट भी आपके पास शॉर्ट सर्किट की है, इसका स्क्वायर इस फॉर्म में डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। मुझे पता है कि आई एस सी स्क्वायर इंटू आर नॉट के फॉर्म में रहेगा। आई एस सी को मैं उधर भेज दिया, आर नॉट नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। सेकेंडरी साइड के लिए तो लिख रहे हैं, एच वी साइड के लिए तो लिख रहे हैं हम लोग। तो पावर एट शॉर्ट सर्किट कितना है क्वेश्चन में? ये देखिए 200 वॉट लिखे हुए हैं हम लोग। सो दिस इज 200 डिवाइडेड बाई आई एस सी का स्क्वायर। शॉर्ट सर्किट के केस में करंट देखिए ये आई एस सी है, कितना है? 11.4, इसका स्क्वायर 11.4 का स्क्वायर। बताइए तो कितना रेजिस्टेंस आ रहा है? कैलसी उठा लेता हूं मैं जल्दी से तब तक। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 11.4 का स्क्वायर 1.538। ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास 1.538 ओम्स का। किसकी वैल्यू? आर नॉट एट एच वी साइड। पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, पुट कर दीजिए। इसका भी एक्सप्रेशन साथ ही साथ निकाल लीजिए फिर आप, ये वाला एक्सप्रेशन ऊपर पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 12.5 का स्क्वायर इंटू 1.538। ये डेटा आ गया मेरे पास 240.312, 240.312। हम लोग फुल लोड कॉपर लॉस निकाल रहे थे ना, तो वॉट्स के फॉर्म में इसको बता सकते हैं। तो मतलब फुल लोड कॉपर लॉस भी पता चल गया हमको। यहाँ पर रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है रेफर टू एच वी साइड, वो भी मिल गया। समझ आ गया ना यहाँ तक आप सबको? क्लियर है? अच्छा, एससी के डेटा से और क्या क्या फाइंड करेंगे? लिखूंगा मैं फ्रॉम एससी डेटा। आप नॉर्मली एग्जाम में ना इतनी चीजें बेसिक है जिसको फाइंड कर ही लीजिएगा, ये फिक्स रहता है। ये सब ऑलमोस्ट डेटा आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर वीआर पूछ रहा है या एफिशिएंसी पूछ रहा है तो सबकी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो एससी से और क्या क्या डेटा आपको मिलेगा? देखिए इससे आप इंपिडेंस फाइंड कर सकते हैं क्या? इंपिडेंस Z ऑफ E रेफर टू एच वी साइड। मान लीजिए इंपिडेंस फाइंड करना होगा, मैंने रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, अब इंपिडेंस फाइंड करने जा रहा हूं। इंपिडेंस का एक्सप्रेशन कैसे निकालूंगा? इंपिडेंस का एक्सप्रेशन होगा मेरे पास V ऑफ शॉर्ट सर्किट अपॉन करंट ऑफ शॉर्ट सर्किट। बना सकते हैं। वोल्टेज एट शॉर्ट सर्किट मेरे पास 40 वोल्ट है। करंट की वैल्यू जो है शॉर्ट सर्किट पर हमको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? 11.4 दिया हुआ है, 11.4 एम्पियर। चलिए देखते हैं Z की वैल्यू कितनी आएगी। दिस इज 40 डिवाइडेड बाई 11.4। ये डेटा आ गया मेरे पास 3.508। कितना आया? 3.508 ओम्स। क्या आया? Z की वैल्यू रेफर टू HV साइड, इफेक्टिव इंपीडेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड। तो 3.508 का एक्सप्रेशन यहाँ से आ रहा है। तो क्या मैं इसके हेल्प से रिएक्टेंस नहीं निकाल सकता हूँ? इफेक्टिव रिएक्टेंस रेफर टू HV साइड बिल्कुल फाइंड कर सकता हूँ ना। X इज इक्वल्स टू अंडर रूट Z का स्क्वायर, Z इफेक्टिव रेफर टू HV साइड, माइनस आर नॉट या आर इफेक्टिव बोल लो आप इसको। ये जो आर नॉट मैंने आपको लिखा है इसको आर इफेक्टिव कर लीजिएगा और ज़्यादा करेक्ट टर्म हो जाएगा ये। यहाँ पर भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलिए आप इसको, ज़्यादा बेटर है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस रेफर टू एच वी साइड का स्क्वायर बना सकते हैं ऐसा। भाई Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, उसी से मैंने एक्स का एक्सप्रेशन निकाला। तो इफेक्टिव रिएक्टेंस रेफर टू एच वी साइड इज गिवन एज अंडर रूट 3.508 का स्क्वायर माइनस आर का वैल्यू कितना था हमारे पास? 1.538। इसका भी स्क्वायर कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन फाइनल कितना आ जाएगा? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। दिस इज 3.508 का स्क्वायर माइनस 1.538 का स्क्वायर। दिस डेटा इज XC रेफर टू HV साइड इज 3.152 ओम्स, 3.152 ओम। बोलिए आपको ये वाला पॉइंट समझ में? अभी तक हम लोगों ने जो जो कांस्टेंट्स निकाले हैं
ये सारा आपको अगर क्लियर है तो बस यही लास्ट था। अब इसके बाद जो पूछा है सवाल में, अब उस पर लेके चलता हूँ। देखिएगा सारा डेटा जो जो वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा सब आपने निकाल रखा है, कुछ एक्स्ट्रा डेटा कुछ छूटा नहीं, वहाँ से कुछ भी मिसिंग डेटा नहीं मिलेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन के पहले पार्ट में आपको पूछता है अबाउट द परसेंटेज एफिशिएंसी, राइट, यही पूछा हुआ है। देखिए सवाल के बिगिनिंग पे चलते हैं एकदम, देखते हैं क्या पूछता है। डिटरमाइन द परसेंटेज एफिशिएंसी एंड अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर एट फुल लोड 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग। फुल लोड 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग, इसको लिख लेता हूं मैं, फुल लोड 0.9 लैगिंग पावर फैक्टर, ये कंडीशन ध्यान रखना है। फिर वीआर पूछा, चलिए पहले तो वीआर निकाल लेते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला पिछली क्लास में आपको बताया था, वोल्टेज रेगुलेशन, और मैंने आपको एक और कंडीशन बताया था कि ये वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा अप्रॉक्सीमेट रहता है। ये हम लोग कंफर्म फॉर्म पे नहीं बताते हैं, इसको हमेशा अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन के फॉर्म में बताते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला जो है वो हम लोग यहाँ पे कैसे बताएंगे भाई, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला तो आपने निकाला ना यहाँ से, करंट रेफर टू एच वी साइड इनटू रेफर टू एच वी साइड डिवाइडेड बाई E1 रेफर टू एच वी साइड, E1 या E2 डिवाइडेड बाई ये वाला पोर्शन जो है आपका किस फॉर्म में रहेगा, दिस विल बी E2 रेफर टू एच वी साइड, ठीक है, इनटू cos phi 2। अगेन देन यहां से हो जाएगा प्लस माइनस, आप लिखेंगे I2 रेफर टू एच वी साइड इनटू RE ऑफ एच वी साइड डिवाइडेड बाई, इसको अलग कर लें, हम लोग इसको एक साथ भी लिखे थे कि होल डिवाइडेड बाई E2 के फॉर्म में लिखे थे, ठीक है, आप इसको सेपरेट शो कर सकते हो। रेफर टू एच वी साइड, रेफर टू एच वी साइड मल्टीप्लाइड विथ साइन फाई 2, और फिर पूरे वैल्यू का इनटू 100 करना मत भूलिएगा लास्ट में। VR वाला लेक्चर जरूर से देख लीजिएगा तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। इसमें इंडक्टिव कैपेसिटिव दोनों कंडीशन पे मैंने बताया था, कब पॉजिटिव कैसा इसका डेटा ओवरऑल कैसा निकल के आता है, कब पॉजिटिव निकल के आता है आंसर और कब नेगेटिव निकल के आता है, ठीक है। तो आई बिलीव कि ये वाला पूरा फॉर्मूला आपको ध्यान में होगा। क्वेश्चन में अब आप सोचेंगे कि सर फाई 2 कैसे करें, तो वही सिंपल है, cos phi 2 की वैल्यू आपको गिवन है ना। क्वेश्चन में पावर फैक्टर आपको कितना दिया हुआ है, 0.9 लैगिंग दिया हुआ है। इसी से साइन का एक्सप्रेशन भी आप फाइंड कर सकते हैं। साइन फाई 2 कैसे निकालेंगे, तो साइन ऑफ cos इनवर्स फाई 2 या साइन ऑफ cos इनवर्स 0.9, ये कर लीजिएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगी। कितनी है कर देता हूं मैं, साइन ऑफ cos इनवर्स 0.9, ये डेटा आ गया मेरे पास 0.435, तो मतलब साइन का एक्सप्रेशन भी आ गया। एक यही चीज बच रही थी ना सॉल्व करने को, बाकी तो पूरा चीज आपने फाइंड कर रखा है, बस चलिए डेटा पे पुट कर देते हैं। तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन आपके पास आएगा एग्जामिनेशन में, तो आप इस फॉर्मूले में सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए, जितना चीजें सारा फाइंड कर चुके हैं आप। जैसे शुरुआत करते हैं I2 से, I2 का एक्सप्रेशन कितना है हमारे पास, याद होगा भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था, 12.5 मल्टीप्लाइड विथ रेजिस्टेंस RE, रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग कितनी फाइंड किए थे, ये देखिए यहां से निकला हुआ है। RE की वैल्यू रेफर टू एचवी साइड कितना है, 1.538, इतना ही था, लिख लीजिए इसकी जगह पे 1.538, देन डिवाइडेड बाय E2 ऑफ HV साइड, HV साइड का EMF E2 जो है वो हम लोग वहां पे कितना रखे हुए थे, तो वहां पर भाई EMF की वैल्यू हमारे पास 400 थी ना, शुरुआत में ही लिख के रखें। देन उसके बाद प्लस, अच्छा cos phi 2 रह गया ना, तो इंटू 0.9, इसकी वैल्यू तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। फिर आगे लिखते हैं प्लस, ये पूरा सेम डेटा रिपीट हो जाएगा यहाँ से, 12.5 मल्टीप्लाइड विथ, अच्छा यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब साइन का टर्म लिख रहे हैं तो RE नहीं होगा, X का फॉर्म होगा, वहां पर हम लोग जो रिएक्टेंस फाइंड किए ना वो चीज होगा, इसको ध्यान रखिएगा। गलती से मैंने RE पुट किया था, आप इसको XE ऑफ HV पुट करिएगा, ये रिएक्टेंस इसी के लिए ही फाइंड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन याद से लिखिएगा, दिस इज नॉट करेक्ट, ये वाला सही है, इसको पुट करिएगा। तो रिएक्टेंस का एक्सप्रेशन कितना था हमारे पास, देखिए रिएक्टेंस का एक्सप्रेशन हम लोगों ने फाइंड किया 3.152, पुट कर दीजिए। सो दिस इज 3.152 डिवाइडेड बाय E2 तो वही है सेम 400, इनटू साइन का एक्सप्रेशन कितना है 0.435। अब ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ 100, इसको सॉल्व करना है आपको, दिस होल वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ 100। पुट करूं एक साथ, चलिए ब्रैकेट लगा देते हैं, एक साथ पुट करते हैं, दिस इज 12.5
इंटू 1.538 डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाइड विथ 0.9, फिर सामने प्लस, उसके बाद फ्रैक्शन में फिर से आ गया मेरे पास 12.5 इंटू 3.152 डिवाइडेड बाई 400 और इसके सामने होगा इंटू 0.435। ये डेटा आ गया 0.086, मतलब 86%, 86.1% जो है परसेंटेज वीआर का एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया 86.1%। ये मेरा फर्स्ट आंसर आ गया। बताइए सबने सॉल्व किया था क्या? 86.103, ठीक है, 86.103% आप बोल सकते हो परसेंटेज वीआर का, लेकिन ध्यान रखिएगा 86 नहीं आएगा, 8.6 आएगा। इतना वीआर आने लग गया तो फिर बात ही क्या है क्वेश्चन में। दिस इज 8.6%, 0.086 है ना, तो 8.6% हो जाएगा, 86 नहीं आएगा। ठीक है, सोच के भी आपको हैरानी होगा ना कि परसेंटेज वीआर 86% का वोल्टेज रेगुलेशन, समझ रहे हो कितना खतरनाक रेगुलेशन हो जाएगा वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, परसेंटेज एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। तो एफिशिएंसी में भी ज्यादा परेशान नहीं होना, एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, सारा डेटा आपके पास एफिशिएंसी का आ रखा है, बस उसी को यूज कर लीजिए। यहाँ पे कैसे यूज करेंगे आप एफिशिएंसी के लिए लिखेंगे, फुल लोड का ही केस है तो इंटू 0.9 केवीए इंटू, देखिए फुल लोड है तो एक्स की वैल्यू 1 हो गई, तो एक्स का कोई चक्कर है नहीं, डायरेक्टली यही पुट करते जाइए, 5000 इंटू 0.9। आयरन लॉस और कॉपर लॉस आपके पास आ रखा है ऑलरेडी, आयरन लॉस और कॉपर लॉस हमने पहले ही डिटेक्ट कर रखा है। देखिए यहाँ पर किस जगह पे, इस पॉइंट पे आपको दिखेगा। जितना मैंने आपको कांस्टेंट निकलवाया वो इसी सब के लिए, देखिए मैंने कॉपर लॉस निकलवाया आपको 100 वॉट्स, आयरन लॉस भी हम लोग कहीं पे निकाले, फुल लोड कॉपर लॉस, सॉरी फुल लोड कॉपर लॉस जो है वो मैंने यहाँ पे आपको फाइंड करवाया, और ये कोर लॉस मैंने आपको फाइंड करवाया 100 वॉट, है ना, ये आयरन लॉस जिसको हम लोग बोलते हैं, आयरन या कोर लॉस 100 वॉट आ गया। फुल लोड कॉपर लॉस आपके पास कितना है, 240.312, 240.312 और प्लस वहां पे कितना निकाले थे हम लोग, 500 निकाले थे ना, 500 ही था क्या, डेटा मुझे याद नहीं आया अचानक से, चलिए देखते हैं। 240.312 कॉपर लॉस की जगह पे पुट कर देंगे, कोर लॉस में 100 वॉट है, ओह सॉरी, कोर लॉस में 100 वॉट है, इट इज 100 वॉट्स, ठीक है, नॉट 500, उल्टा लिखा है मैंने, आगे पीछे लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि x तो 1 है, इसलिए चल जाएगा, लेकिन जहां पे x वाला सीन जब रहेगा तो आप उसको जरूर से सही करके लिख लीजिएगा। तो दिस इज आवर परसेंटेज एफिशिएंसी एट नथिंग बट फुल लोड। सॉल्व कर लेते हैं, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 5000 इंटू 0.9 होल डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 0.9 प्लस 100 प्लस 240.312, दिस डेटा इज 92.9% एंड दिस इज माई आंसर। एकदम बिना किसी शक के एकदम सही आंसर एक बार में आपका आएगा। समझ गए सभी लोग इस क्वेश्चन को? ऐसा वाला सवाल बना लेंगे ना, SC/OC टेस्ट से बहुत सारे लोग घबराते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। कुछ पैरामीटर जितना मैंने इसके अंदर कांस्टेंट्स आपको क्रिएट करवाया, कैलकुलेट करवाया, वो सारा कांस्टेंट अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो ये दोनों ही चीजें आप डील कर लेंगे। इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों पार्ट बता दिया आपको कि एफिशिएंसी निकालने बोलेगा तो कैसे करेंगे, VR निकालने बोलेगा वो भी इसके अंदर पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा केस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं, इसी टाइप के से मिलते जुलते टॉपिक पर एक और सवाल बनाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में पहुंच गए ना, एक लास्ट सवाल और करवाता हूं आपको, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको और अच्छा आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक लेते हैं, ये रहा आपका पांचवा सवाल, ये भी इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। इसमें भी आपको OCSC टेस्ट का रिजल्ट दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में बोलता है कि सिंगल फेज का इतना वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर ये OC और SC टेस्ट में ऐसा रीडिंग दे रहा है। यू हैव टू नाउ डिटरमाइन the value of circuit constants and you have to draw the equivalent circuit referred to HV side। इस बार सीन अलग है, इस बार आपको कुछ ऐसा कैलकुलेट करने अलग से नहीं बोला है, मतलब VR या एफिशिएंसी ऐसा कुछ नहीं बोला है, आपको खाली कांस्टेंट्स निकालने बोला है। अब कांस्टेंट मतलब याद करिए, मैंने आपको इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनवाया था, उस इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में जितने भी कांस्टेंट्स मैंने आपको बताए थे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे बताने हैं, सारे कैलकुलेट करने हैं। तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा बट आराम से बन जाएगा बहुत इजीली, आपको घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन के डेटा से। देखिए लेट्स सी कैसे फाइंड होगा। सारे कांस्टेंट्स आपको ध्यान में रहने चाहिए बस एग्जामिनेशन में, ठीक है, उसके लिए आपको जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है वो पढ़ा हुआ आपका होना चाहिए, जो हम लोग पढ़े थे लास्ट टाइम। चलिए देखते हैं। सो दिस इज आवर गिवन डेटा। गिवन डेटा में क्या क्या है भाई,
गिवन डेटा में सबसे पहले हमारे पास क्या अवेलेबल है, हमारे पास ओपन सर्किट वोल्टेज IOC, जितना एक्सप्रेशन है सबको पहले लिख लीजिए। ये आपके पास ओपन सर्किट पोटेंशियल है 250 वोल्ट्स का, आपके पास ओपन सर्किट करंट थी 1 एम्पियर की, पावर जो है ओपन सर्किट का ये 80 वॉट्स का है ना, WOC भी इसको बोलते हैं, और LV साइड का केस है। दूसरा आपको शॉर्ट सर्किट के केस का क्या क्या दिया हुआ है, 20 वोल्ट का पोटेंशियल, शॉर्ट सर्किट करंट आपको 12 एम्पियर दिया हुआ है, और WSC जो है ये आपको दिया हुआ है 100 वॉट्स का। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि कॉन्स्टेंट्स में है क्या हमारे पास। सबसे पहले सर्किट कॉन्स्टेंट्स में से हम लोग नो लोड पावर फैक्टर पे चलते हैं। नो लोड पावर फैक्टर यानी कि cos phi नॉट कैसे कैलकुलेट करें। देखिए, नो लोड पावर फैक्टर निकालने का तरीका बिल्कुल डायरेक्ट सा है। पावर आपको दिया हुआ है, पावर एट OC आपको दिया हुआ है, बस V और I का एक्सप्रेशन यूज कर लीजिए, यानी कि 250 इंटू 1, तो यानी कि 80 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 1, इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो cos phi नॉट निकल के आ जाएगा ओपन सर्किट के केस का। चलिए सॉल्व कर लेता हूं मैं। दिस इज 80 डिवाइडेड बाई 250, ये एक्सप्रेशन आ गया 0.32। पहला सर्किट कांस्टेंट आ गया cos phi का। चलिए ठीक है, दूसरा सर्किट कांस्टेंट, सेकंड पॉइंट पर आते हैं। नो लोड पावर फैक्टर निकल गया, क्या इसके हेल्प से साइन फाई नहीं निकाल सकते हैं क्या? साइन फाई नॉट भी तो फाइंड कर सकते हैं ना। कैसे फाइंड कर सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू पता है आपको 0.32, पुट कर दीजिए इसके अंदर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 0.32 का स्क्वायर। डेटा इज 0.9474, 0.947। किसकी वैल्यू? साइन फाई नॉट की वैल्यू भी आपके पास आ गई 0.947। ठीक है, तो ये मैग्नेटाइजिंग फॉर्म में आपको इसकी जरूरत पड़ती है आगे चल के। मैग्नेटाइजिंग फॉर्म में जब कंपोनेंट फाइंड करोगे आप तो इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी तो नहीं, बट आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट केस। अब आपको यहां से क्या फाइंड करना है? देखिए, cos phi नॉट आपने निकाल लिया ना, तो एक काम करते हैं, वर्किंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट फाइंड करते हैं। IW या फिर द वर्किंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। याद होगा आपको, जो आखिरी में सर्किट डायग्राम अभी ड्रॉ करवाऊंगा, ये सारे कंपोनेंट्स आपको दोबारा से याद आ जाएंगे जो हम लोगों ने इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ने के समय पढ़ा हुआ था। ठीक है, चलिए वर्किंग कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको फाइंड करने का तरीका होता है I ओपन सर्किट मल्टीप्लाइड विथ cos phi नॉट, पूरी वैल्यू है आपके पास। ओपन सर्किट करंट आपके पास कितनी है? देखिए यहां से 1 एम्पियर है, cos phi नॉट की वैल्यू कितनी है? 0.32, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये भी 0.32 आएगा। ठीक है, एक और कांस्टेंट आपका रेडी। दूसरा, जब वर्किंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट आप फाइंड कर लिए, तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्यों नहीं फाइंड करेंगे? तो चलिए IM भी फाइंड कर लेते हैं, विच इज नथिंग बट द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट एक्सप्रेशन कैसा रहेगा इसका? ये हो जाएगा I नॉट सी इंटू साइन फाई नॉट। देखिए, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जब फाइंड करते हैं तो साइन का एक्सप्रेशन यूज करिएगा। तो भाई I नॉट सी तो फिर से सॉरी IOC जो है ये तो 1 ही है, साइन का कंपोनेंट खाली दिखेगा आपको इसके अंदर। कितने का है? नो लोड पावर फैक्टर साइन का कंपोनेंट हो गया 0.947, इतना ही दिखेगा ये 947। डन, ये भी समझ आ गया हमको कि IM और I ओमेगा की वैल्यू जो है वो हमको मिल गई। ठीक है, IM और I ओमेगा की वैल्यू जो है IW की, दोनों की वैल्यू हमको समझ आ गई है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है उसको देख लेते हैं, D के बाद E पॉइंट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन कैसे आएगा? VOC डिवाइडेड बाय वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट। याद है ना कि वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट के लिए हम लोग जिस R0 को लेते थे, जिस रेजिस्टेंस की बात करते थे, ये उसी का एक्सप्रेशन आपको कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट आ गई आपके पास 0.32, डिवाइड कर दीजिए इसी से। सो ये हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 0.32, ये एक्सप्रेशन 781.25 वोल्ट्स। मतलब आपको ना सिर्फ इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बस ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से पूरा का पूरा डेटा आपका कैलकुलेट होता चला जाएगा। बस स्टेप बाय स्टेप सारा चीज आपको बस ये पता रहना चाहिए कि कैसे आपको फाइंड करना है।
ये फाइंड कर लिए, तो ऐसे ही मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस का जो पार्ट है उसको भी आप फाइंड करेंगे। तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट रिएक्टेंस वाला जो पार्ट है ये कैसे आ जाएगा, एक्सएम इज इक्वल टू VOC अपॉन, देखिए तब उसके लिए वर्किंग कंपोनेंट तो नहीं यूज करेंगे ना, आप क्या यूज करेंगे, आप मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट कितना, 0.947, 0.947। चलिए डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये जाएगा 250 डिवाइड बाय 0.947, ये डेटा आ गया 263.99, 263.99 या अप्रॉक्सीमेटली 264 बोल सकते हो आप इसको, लगभग 264 तक इसको रख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट भी हमारे पास आ गया। इतना डेटा ओसी के टेस्ट से आप निकाल लिए। अब चलते हैं एससी के टेस्ट पे, देखते हैं एससी से क्या क्या मिलने वाला है। एससी टेस्ट, चलिए नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं इसको, ठीक है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या क्या मिलेगा बाय एससी टेस्ट। देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट से आपको क्या क्या डेटा मिल सकता है। सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए। यहाँ से हमारे पास डेटा क्या क्या अवेलेबल है भाई, VSC की वैल्यू 20 एम्पियर थी, हमारे पास ISC की वैल्यू 12 एम्पियर थी, और हमारे पास WSC की वैल्यू कितनी थी, पावर का देख लेते हैं कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। पावर का एक्सप्रेशन भी तो था ना हमारे पास सवाल में, लेट्स सी देखिए कितना था। तो पावर का एक्सप्रेशन हमारे पास 200 वॉट है क्या, नहीं है तो दूसरा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी सवाल में होगा ऊपर, नहीं ये भी वही क्वेश्चन है। 7th यहाँ पे है क्या, नहीं 8th इस पेज में है। ओके 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 ठीक है, चलिए देखते हैं। पावर हमको 100 वॉट दिया हुआ है शॉर्ट सर्किट टेस्ट वाले केस में, तो पावर की वैल्यू 100 वॉट्स, ठीक है। इतना डेटा हमारे पास नोन है। अब इस डेटा के हेल्प से आपको क्या क्या फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस ऑन सेकेंडरी R02, चलिए पहला पॉइंट इसी से शुरुआत करते हैं। तो R02 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑन द सेकेंडरी साइड, कैसे बताएंगे आप लोग, इसको बताएंगे जो भी पावर है आपका यहाँ पर WSC डिवाइडेड बाय I², लेकिन I² किसका, शॉर्ट सर्किट करंट का। सेम कंडीशन है, पावर इज इक्वल टू I²R, तो मैंने I² को नीचे भेज दिया, R की वैल्यू मिल जाएगी। ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 100 डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर यानी 144, 100 डिवाइडेड बाय 144, ये डेटा आ जाएगा 0.6944 ओम्स। रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.694 ओम्स बन जाएगा ये चीज। चलिए इक्विवेलेंट इंपीडेंस ऑन द सेकेंडरी साइड, दूसरा चीज इक्विवेलेंट इंपीडेंस ऑन रेफर टू सेकेंडरी साइड, ZE2 भी आप इसको लिख सकते हो, और भी तरीके इसको शो करने के। तो कैसे बताएंगे, इक्विवेलेंट इंपीडेंस हो जाएगा VSC अपॉन ISC, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट, 20 डिवाइडेड बाय 12, सिंपल तरीका। सो हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 12, दिस वैल्यू इज 1.666 ओम्स। क्या चीज आया इससे, शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस, सेकेंडरी साइड की जो इंपीडेंस है उसकी ओवरऑल वैल्यू 1.666 ओम्स। अब आपको इक्विवेलेंट रिएक्टेंस निकालना है रेफर टू सेकेंडरी साइड, सी ऑप्शन। इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड कैसे फाइंड करेंगे हम लोग इसको, अंडर रूट इंपीडेंस का स्क्वायर माइनस रेजिस्टेंस का स्क्वायर। इंपीडेंस का स्क्वायर मतलब 1.666 का स्क्वायर माइनस रेजिस्टेंस कितना निकला आपके पास 0.694, 0.694 का स्क्वायर कर सकते हैं। सेम तरीका जैसे ओसी वाले में किए थे ना, बस वैसे ही कर रहे हैं आप इसको सिंप्लीफाई। तो ये हो जाएगा 1.666 का स्क्वायर माइनस 0.694 का स्क्वायर, ये आ गया 1.514, 1.514 ओम्स। क्योंकि आपको कांस्टेंट्स बोला है तो सारे कांस्टेंट फाइंड कर रहे हैं हम लोग, ताकि इक्विवेलेंट सर्किट में कोई भी डेटा मिसिंग ना रह जाए इससे। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको, ये भी बन जाएगा सबसे, ठीक है। तो बस इतना काफ़ी, और क्या, आप सीधे इक्विवेलेंट पे चलते हैं। इक्विवेलेंट मैंने आपको जैसा बताया हुआ था, आप आराम से डिट्टो बिल्कुल वैसा बना सकते हैं। रेफर टू सेकेंडरी साइड आपको बनाना है या HV साइड, कैसे बनेगा, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस यहाँ पे आप शो करेंगे। दूसरा ये वाला पोर्शन आपके कंपोनेंट्स को शो करने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और कोर लॉस कंपोनेंट के फॉर्म में, जिसको हम लोग जैसा देख रहे हैं, वर्किंग कंपोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर आ गया आपका वर्किंग कंपोनेंट रेजिस्टेंस का,
इधर आ गया आपका मैग्नेटाइजिंग सेक्शन, आई मैग्नेटाइजिंग, इधर से आप लिखेंगे आई वर्किंग, वैसे ही आर नॉट, वैसे ही यहाँ पे एक्स हो गया एक्सएम। इस तरफ हो गया आपका नो लोड करंट प्राइमरी साइड का। यहाँ से आप जो सप्लाई इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं जितना भी है प्राइमरी साइड का, देख के इसको लिख लेते हैं फटाफट से। अच्छा हाँ, एक चीज़, दो चीज़ और, वाइंडिंग की रेजिस्टेंस, प्राइमरी साइड के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की मैग्नीट्यूड, और उधर से सेकेंडरी साइड के हिसाब से आपको लिखना है। तो चूंकि मैं रेफर टू सेकेंडरी बना रहा हूँ इसलिए मैं इसको दिखाऊंगा नहीं, इसको मुझे शो करने की कोई ज़रूरत है नहीं, मैं डायरेक्टली रेफर टू सेकेंडरी के हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैं डायरेक्टली सेकेंडरी का सीन जो है उसको क्रिएट कर देता हूँ, यानी कि यहाँ से, सॉरी यहाँ से आर नॉट टू और इस तरफ एक्स नॉट टू की वैल्यू या एक्स ई टू की वैल्यू शो कर सकते हैं, इफेक्टिव रिएक्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस के फॉर्म में शो कर सकते हैं। ठीक है, ये जितना डेटा आपने फाइंड आउट किया हुआ है सारा का सारा आप यहाँ पुट कर दीजिएगा। और यहाँ से आपका जो इनपुट साइड है एलवी साइड है, जिससे आप ओसी टेस्ट से निकाले थे, ओसी टेस्ट के बेसिस पर जो आपका एलवी का डेटा था जो कि 250 वोल्ट था, वो आप इन दोनों सेक्शंस के बीच में फीड कर रहे हैं। अच्छा, आर नॉट और आई ओमेगा की वैल्यू कितनी थी, आई डब्ल्यू की वैल्यू, आर नॉट की वैल्यू 781 के आसपास कुछ थी ना हमारी, अभी देखो इसमें फाइंड किए थे हम लोग, ये देखिए आर नॉट टू नहीं, एससी नहीं, ओसी के बेसिस पे जो निकला था ये वाला, ये आर नॉट इफेक्टिव 781.25 पुट कर देंगे इसको। चलिए ठीक है, दूसरा सेकंड केस में एक्सएम की वैल्यू कितनी निकाले थे हम लोग, 264 निकाले थे। चलिए इसको भी फीड कर देते हैं यहाँ पर। एक्सएम की वैल्यू हमारे पास 264 के आसपास थी ओम्स में, 0.25 था। वैसे ही आई डब्ल्यू, आई एम, आर नॉट टू, एक्स नॉट टू, सारा का सारा डेटा निकला हुआ है आपके क्वेश्चन के अंदर, बस इसको फटाफट से फीड कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर ये आ गया था आर नॉट टू 0.64 कुछ आया था, 69464 जितना भी आया था, आप वहाँ से देख के इसको लिख लीजिएगा। जस्ट पिछले ही पेज में सारा डेटा लिखा हुआ है, ये देखिए 0.694 था, है ना, और वैसे ये 1.666 था। एक्स नॉट टू कितना निकाले थे हम लोग, इसकी वैल्यू थी 1.514, सो दिस वाज 1.514। वैसे एक्स एम, आई डब्ल्यू, आई नॉट, सब चीज़ आप फाइंड कर चुके हो, बस यहाँ पर आपको पुट भर करना है। और आखिरी जगह पे आप लिखेंगे यहाँ पे 500 वोल्ट एच वी साइड, जो हमको एससी टेस्ट से मिलता है, एंड दिस इज योर फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी या रेफर टू एचवी साइड, जिस हिसाब से बोला क्वेश्चन में। ठीक है, बना लेंगे आप लोग ऐसा क्वेश्चन। तो दिस वाज ऑल। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा। ये देखिए रेफर टू आपको सेकेंडरी साइड, एचवी साइड जो है वो बोला हुआ था। ठीक है, यहाँ सेकेंडरी प्राइमरी नहीं करते हैं, यहाँ एचवी के हिसाब से आप बताते हैं। बना लेंगे ना ऐसा क्वेश्चन। एग्जामिनेशन में सवाल पूछेगा, एकदम आराम से मस्त से पहले पढ़ लीजिएगा क्या पूछा है, गिवन डेटा लिखिएगा और उस पर क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं वो बेस्ट सूटेबल कंडीशन देखते हुए फॉर्मूला अप्लाई करिए, आपसे सवाल बन जाएगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन, एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी, एडिशनल डेटा का कैलकुलेशन, एससीओसी टेस्ट, ये सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आपने देखे हैं। पेपर में मस्त तरीके से आप बना करके आइएगा। कुछ एक केस में जहाँ फेजर पूछेगा, जहाँ पे आपको और बेसिक चीज़ें पूछेगा, वो सारा कुछ प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हुए, एक क्विक सा रिवीजन जरूर से ले लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।